अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने पढ़ना है असेसमेंट ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स हम लोग एक दफ़ा देख लें कि इसमें हमने कौन सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। हम लोगों ने हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा इसकी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन देखनी है पीवीएस की, स्पेशली पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसके साथ इनके स्पेसिफिक फंक्शंस देखने हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनकी मसल स्ट्रेंथ, साइज, सिमेट्री, आर्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आफ्टर दिस असेसमेंट हम लोगों ने डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स उसकी करनी है और साथ में हम लोगों ने लिस्ट द चेंजेस इन द गिवन सिस्टम दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजिंग प्रोसेस। सबसे पहले अगर हेल्थ हिस्ट्री की बात आती है तो हेल्थ हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या करना होता है, जैसे कोई भी जो है ना हम लोगों ने असेसमेंट करनी है, जैसे एब्डोमेन की आ गई है, जैसे थोरेक्स की आ जाती है, कार्डियक आ जाती है, तो इसी तरह पेरिफेरल और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री सबसे पहले कलेक्ट करनी होती है, जिसमें हमारे पास आ जाता है फैमिली हिस्ट्री आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशंस, और इसके साथ लाइफस्टाइल फैक्टर्स और सिम्टम्स, और साथ में आ जाते हैं ट्रॉमा हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री। अब देखते हैं कि इन हिस्ट्रीज़ में हमें पेशेंट से इंफॉर्मेशन क्या गैदर करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम चलते हैं फैमिली हिस्ट्री में, तो फैमिली हिस्ट्री में हमने पेशेंट से पूछना है कि हिस्ट्री ऑफ कंडीशन सच एज पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, इस तरह की कोई भी कंडीशन उसकी फैमिली में हो, पास्ट में या फिर प्रेजेंट में, तो हम उससे उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री ले लेंगे पेशेंट की। इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस जो भी पेशेंट की प्रेजेंट या पास्ट में हुई हो, फॉर एग्जांपल जैसे डायबिटीज़ आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है, हार्ट डिजीज़, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन कंडीशंस को भी हम लोगों ने उसकी प्रेजेंट या पास्ट हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। साथ में मोस्टली पेशेंट्स होते हैं जैसे वो एंटीकोगुलेंट से बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हो, जब तक हम पूछेंगे नहीं तो वो हमें कभी भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में नहीं देंगे। हमने इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करना है, पेशेंट्स उसकी मेडिकेशंस कोई भी करंटली अगर वो मेडिकेशन ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने हिस्ट्री पूछ लेनी है कि सर आप बीटा ब्लॉकर्स तो नहीं ले रहे या फिर आप एंटीकोगुलेंट्स तो नहीं ले रहे, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने साथ में ले लेनी है। लाइफस्टाइल की जब भी बात आए तो सबसे पहले हमारा जो है ना फोकस वो चलता है हमारा स्मोकिंग पे। स्मोकिंग के साथ चलते हैं हम लोग डाइट पे। इन दो, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं। जब भी हमें लाइफस्टाइल के बारे में पूछना हो तो हमने पेशेंट से सबसे पहले उसकी स्मोकिंग हिस्ट्री, उसकी एक्सरसाइज और उसके डाइट प्लान के बारे में पूछना होता है कि क्या वो कोई बहुत अच्छा डाइट प्लान फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहा है, फास्ट फूड ले रहा है, तो इस तरह की हिस्ट्री जो है वो हमने उसे कलेक्ट कर देनी है, क्योंकि हमारी जो डाइट है और एक्सरसाइज स्पेशली ये दोनों चीज़ें हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं। कोई भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की मैनेजमेंट हो या कोई भी मैनेजमेंट हो या प्रिवेंशन हो, तो इन दोनों चीज़ों का एक बहुत ज़्यादा ख़ास रोल होता है एक्सरसाइज का एंड हेल्दी डाइट का। इन दोनों चीज़ों ने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना होता है। पहले तो हमने आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ उससे हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद हम उससे प्रेजेंट सिम्टम्स पूछ सकते हैं कि सर आपको पेन है, नमनेस है, या फिर किसी किस्म की टिंगलिंग है। टिंगलिंग कहते हैं किसी किस्म की, जैसे अक्सर पेशेंट्स क्या होते हैं अनीमिक पेशेंट्स हों या उनमें किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो क्या होता है कि उनको टिंगलिंग फीलिंग्स आ रही होती हैं, जिसको कहते हैं कि पाँव में सुइयाँ चुभना, जस्ट लाइक दैट, तो उसको कहते हैं टिंगलिंग। इसके अलावा वीकनेस इन लिम्स और जॉइंट, इसके बारे में हम लोग उसके सिम्टम्स पूछ सकते हैं। This symptoms can be indicative of vascular and musculoskeletal problems. बेसिकली ये सिम्टम्स जो होते हैं ये हमें एक इंडिकेटर दे रहे होते हैं, जिसके अंदर हमें पता चल रहा होता है कि उसको मस्कुलोस्केलेटल की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या हम उसको असेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमने क्या करना है, पेशेंट से उसकी ट्रॉमा हिस्ट्री पूछनी है। ऑब्वियसली ट्रॉमा हिस्ट्री, अगर उसकी कोई पास्ट इंजरीज हैं या ट्रॉमा है उसकी लिम्स में और जॉइंट्स में, उसके बारे में हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ट्रॉमा कैन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज टू पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। बेसिकली होता क्या है कि ट्रॉमा जो है वो बेशक पास्ट का हो, बट वो बहुत लॉन्ग टर्म तक वो आपकी बॉडी को जो है ना वो अफेक्ट करता है, आपके पेरिफेरल सिस्टम को भी, पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम को भी और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को भी। इसके साथ हमने पेशेंट से सर्जिकल हिस्ट्री पूछनी है कि उसकी पास में कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, और कोई भी इस तरह की, फॉर एग्जांपल उसकी कोई फ्रैक्चर हुआ हो, उसके अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री ले लेंगे, और कोई उसके फॉर एग्जांपल उसकी किसी किस्म की जो इंजरी है और उसको स्टिच हुए हैं, तो इस तरह की जो भी गैदर करनी है ना इन्फॉर्मेशन, वो हम सर्जिकल में कर लेंगे। साथ में सर्जिकल प्रोसीजर्स कैन अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ दीज सिस्टम्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। होता क्या है कि सर्जिकल हिस्ट्री जो होती है ये जहाँ जहाँ हमारे फंक्शन को अफेक्ट कर रही होती है, उसके साथ ये ऑन द अदर साइड ये क्या करती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज ये किसी किस्म की भी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो उनको इंक्रीज कर सकता है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी सर्जिकल हिस्ट्री ले लेनी है।
अब होता क्या है कि अगर हम ये सारी हिस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग चलें ना, जैसे फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है, मेडिकेशंस के बारे में पूछ लेते हैं। इसके अलावा हम लोग जितनी हिस्ट्रीज़ हम लोगों ने देखी है, ट्रॉमा हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, इन सबको अगर हम लोग गैदर करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज, टेस्टिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी मैनेजमेंट को एक अच्छी हम अपनी मैनेजमेंट जो है ना वो अच्छे से उसको असेस कर सकते हैं पेशेंट को, और अच्छे से उसको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं मस्कुलोस्केलेटल फंक्शंस। उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिनको सबसे पहले तो हमने असेस करना है। हम लोगों ने इसमें असेस क्या करना होता है, मसल स्ट्रेंथ असेस करनी है, उसकी सिमेट्री चेक करनी है। बेसिकली सिमेट्री कैसे चेक करते हैं कि दो साइड्स को मैच करने के साथ, जैसे हम लोग जो है ना एक हाथ को देख रहे हैं तो उसके साथ देख रहे हैं कि क्या दूसरा हाथ भी उसके जैसा ही है सेम, तो इस चीज़ को कहते हैं सिमेट्री। इसके साथ हम साइज देखेंगे, कॉन्टोर देखेंगे, उसकी शेप देखेंगे, और साथ में रेंज ऑफ मोशंस देखेंगे। और रेंज ऑफ मोशन पेशेंट की बाजू को, पेशेंट के जॉइंट्स को एक्टिवली और पैसिवली जब हम मूव करवाएंगे तो उसको असेस करने के लिए जो है ना हमने ये सारी असेसमेंट जिस तरह परफॉर्म करनी है वो ये सारी चीज़ें हैं, इनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब आगे देखते हैं कि इनमें हमने कौन कौन सी चीज़ों को असेस करना है। मसल स्ट्रेंथ पे सबसे पहले आते हैं। मसल स्ट्रेंथ में उसने कहा है कि मसल स्ट्रेंथ क्या है, कि मसल स्ट्रेंथ को उसने 0 to 5 का एक स्केल दे दी है। अब 0 to 5 स्केल में वो कहता है कि अगर तो बात 0 की आ जाए तो 0 इंडिकेट करता है जिसमें मसल की नो कॉन्ट्रैक्शन है, मसल की कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। जबकि 5 जो है वो इंडिकेट करता है नॉर्मल स्ट्रेंथ को। जैसे हम लोग पेन स्केल को 1 to 10 नंबर दिया हुआ है, इसी तरह मसल स्ट्रेंथ को नंबर दिया हुआ है 0 to 5। 0 इंडिकेट करता है नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, 5 इंडिकेट करता है नॉर्मल स्ट्रेंथ है। सिमेट्री की तरफ चलते हैं। सिमेट्री हमेशा इसी तरह देखिए असेस की जाती है, जैसे हम वन साइड ऑफ द बॉडी टू द अदर कंपेयर करते हैं, one side of the body to the other side. If there is a significant difference in muscle size or strength between the two sides, it may indicate an injury or underlying condition. अगर वहाँ पे कोई significant change है तो इट्स मीन कि वहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है कि कोई वहाँ पे किसी किस्म की इंजरी है या कोई इस तरह की कंडीशन है। सो मसल साइज एंड कॉन्टूर पे चलते हैं। मसल साइज एंड कॉन्टूर कैन बी असेस्ड बाय विजुअल इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन। हमें मसल साइज और कॉन्टूर करने के लिए उसकी इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे और साथ में पल्पेट करके देखेंगे, इससे हमें आइडिया हो जाएगा मसल्स में किस तरह की शेप है, कहीं वो इंडिकेट तो नहीं कर रहा है एट्रोफी और हाइपरट्रोफी कहीं वहाँ पे ज़्यादा सारे मसल्स तो नहीं कलेक्ट हुए हुए, इसके साथ साथ एट्रोफी तो नहीं हुई है, मसल्स की जो है ना मसल्स डैमेज तो नहीं हुए हुए हैं। और हम लोग इन चीज़ों को असेस करेंगे इंस्पेक्शन और पल्पेशन के ज़रिए, और अदर अंडरलाइंग कंडीशन, और इसके साथ कोई भी अंडरलाइंग कंडीशंस होंगी तो हम उनको भी असेस कर सकते हैं इंस्पेक्शन और पल्पेशन के साथ। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई सिस्ट हो, वहाँ पे किसी किस्म के फिब्रॉइड्स हों तो हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन क्या होता है कि RM can be assessed by asking the patient to move the joint actively or passively and comparing it to normal values। हम लोगों ने करना क्या है कि पेशेंट को कहना है कि अपने जॉइंट्स को जो है ना वो एक्टिवली मूव करे और फिर पैसिवली मूव करे, और हमने उसको कंपेयर कर देना है नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ। ओके, सो RM के बेसिकली फंक्शन ये होता है कि हमने असेस करना होता है कि क्या उसके जॉइंट्स हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। इन सभी चीज़ों को हमने फाइंड आउट करने के लिए उसके जॉइंट्स को मूव करवाना है पेशेंट के। ओके, सो ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें तो मसल की जहाँ पे हम लोगों ने असेसमेंट करनी है वहाँ पे हम लोग उसकी टोन असेस कर सकते हैं। मसल टोन, एंड्योरेंस कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी को। हमने उसकी मसल टोन को हम लोगों ने असेस करना है, एवेल्युएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसकी एंड्योरेंस को कर सकते हैं, और उसके साथ आ जाता है कोऑर्डिनेशन एंड रिफ्लेक्सेस। ये अदर हैं जिनके ज़रिए जो है ना हम मसल्स को असेस कर सकते हैं। एंड्योरेंस फिजिकल एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन कहते हैं मसल्स की आपस में जो कोऑर्डिनेशन होती है, रिफ्लेक्सेस कहते हैं फास्ट है या फिर स्लो है। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट से कहते हैं कि अपना हाथ ऊपर करे और वो अनेबल टू मूव हिज और हर हैंड, क्योंकि इस तरह होता है कि वो स्लोली मूव कर रहा है, इट्स मीन कि उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी हम असेस कर सकते हैं पेशेंट के साथ जब उसकी असेसमेंट कर रहे हों मसल्स की। सो उसके अलावा ओवरऑल ए कॉम्प्रिहेंसिव मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, पैल्पेशन एंड फंक्शनल सेटिंग टू एवेलुएट मसल स्ट्रेंथ, सिमेट्री, साइज, कॉन्टूर, RM एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कहता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं इन सारे के कॉम्बिनेशन से, जिसमें हम लोगों ने पैल्पेशन किया, इंस्पेक्शन की है, इसके अलावा सिमेट्री चेक किया है, साइज देखा है, कॉन्टूर देखा है और RM परफॉर्म करके दिखाया है।
अब वो कहते हैं कि दिस इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प डायग्नोज एंड मैनेज वाइड रेंज ऑफ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस। क्या होता है कि इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें किसी कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए और मैनेज करने के लिए वाइड रेंज प्रोवाइड करती है, ताकि हम उसकी कंडीशंस को अच्छे से असेस करें और उसको आइडेंटिफाई कर सकें। सो आगे है हमारे पास डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स। जब हमने जो भी असेसमेंट किया है उसकी डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स करनी हो, कि हमने देखना है कि उसमें कौन कौन सी डिजीज़, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए हम उसको असेस किस तरह करते हैं और किस तरह हम उसको राइट डाउन कर सकते हैं। सो सबसे पहले पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स आउटसाइड द हार्ट एंड ब्रेन इंक्लूडिंग आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सम कॉमन कंडीशंस दैट कैन अफेक्ट द पीवीएस। उसमें पीवीएस में जो कॉमन कंडीशंस अफेक्ट करती हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं, जो कि आ जाता है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, PAD। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जो हमारी आर्टरीज है ना वो हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, उसमें नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। टिपिकली ये कहाँ पे होता है, हमारी लेग्स में। अब इसको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज हमारी हो जाती हैं नैरोड। PAD पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। आर्टरीज क्या होती हैं, नैरोड हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है हमारे लिम्स में, और टिपिकली ये कहाँ पे होता है, लेग्स में होता है। अब ये हमें सिम्टम्स क्या दे रहा है, ये हमें सिम्टम्स दे रहा है, पेन दे रहा है, क्रम्पिंग दे रहा है और फटीग दे रहा है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। ऑन द अदर साइड इसकी वजह से, PAD की वजह से क्या हो रहा है, स्लो हीलिंग सोर्स ऑन द फिट और लेग्स। अगर किसी किस्म के सोर्स बने ना हमारे फिट और लेग पे, तो इसने क्या करना है, उसके स्लो हीलिंग प्रोसेस कर देना, उसका हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो कर देना है। अब इसको पूरे को गैदर करके एक दफ़ा अंडरस्टैंड करते हैं। आर्टरीज नैरोड हो जाती हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। होता कहाँ पे है, टिपिकली टांगों में होता है। सिम्टम्स क्या दे रहा है, पेन दे रहा है, क्रैम्पिंग दे रहा है और फटीग दे रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है, हीलिंग प्रोसेस को कम कर रहा है, सोर्स की हीलिंग प्रोसेस को कम कर रहा है, जो कि हमारे फिट और लेग्स पे। ओके, उसके बाद आ जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, ए ब्लड क्लॉट इन ए डीप वेन। बेसिकली ये भी टांगों में, वो आर्टरीज की डिजीज़ थी, ये वेन की है। अब इसमें क्या होता है, ए ब्लड क्लॉट इन ए डीप वेन। ब्लड क्लॉट्स होते हैं वेन्स के अंदर, यूजली इन द लेग्स। वो भी लेग्स में थे, ये भी लेग्स में है। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। इसमें स्वेलिंग होती है, इसमें पेन होती है, और साथ में इसका एक सिम्टम्स जो है वो ये है, अफेक्ट कर देता है, ये वार्म कर देता है अफेक्टेड एरिया को। इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं। इसने क्या करना है, ब्लड क्लॉट इन ए डीप वेन। वेन के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है, यूजली इन द लेग और टांगों में होता है। सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं स्वेलिंग, पेन एंड वार्म। स्वेलिंग होती है, पेन होती है, और अफेक्टेड एरिया जो है वो हमारा हो जाता है वार्म, एंड मे बी अकम्पेन्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन इफ द क्लॉट ट्रेवल्स टू द लंग। और समटाइम ऐसा हो सकता है कि अगर क्लॉट जो है वो ट्रैवल करके लंग्स में चला जाए तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन के चांसेस होते हैं। उसके बाद आ जाता है रेनाउड्स डिजीज़। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और ये किस तरह होता है। बेसिकली ये जो रेनाउड्स डिजीज़ है, ये ट्रिगर करता है हमारे स्ट्रेस की वजह से ये ट्रिगर होता है, या फिर हमें कोल्ड की वजह से। अब इसमें देखते हैं कि ये किस तरह के सिम्टम्स हैं। अ कंडीशन इन विच द ब्लड वेसल्स इन द फिंगर्स एंड टोज। ये कंडीशन जो होती है ये हमारी ब्लड वेसल्स में होती है, जो हमारी फिंगर्स में होती हैं, और उसके अलावा हमारे टोज में होती हैं। अब ये करता क्या है, ये उनको नैरो कर देता है। किसके रिस्पॉन्स में, कोल्ड और स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में। अब इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं। कोल्ड और स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हमारी टोज और फिंगर की वेसल्स जो हैं वो हो जाती हैं नैरो। नैरो होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, नमनेस हो जाती है, टिंगलिंग होती है और कलर चेंज हो जाता है। इन द इन्फेक्टेड डिजिट्स जो अफेक्टेड डिजिट्स हैं वहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। रेनाउड डिजीज़ को एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं। होता क्या है, हमारे फिंगर और टोज की जो वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं। होती किस वजह से है, कोल्ड और स्ट्रेस की वजह से होती हैं। लीड क्या करती हैं, सिम्टम्स कौन से देती हैं, नमनेस, टिंगलिंग, जो मैंने पहले भी बताया कि अगर जैसे पाँव में सुइयाँ चुभने वाली जो फीलिंग्स होती हैं उनको कहते हैं टिंगलिंग, और कलर चेंज हो जाता है जो अफेक्टेड डिजिट्स होते हैं। Musculoskeletal system includes bones, muscle, tendons, ligaments, and cartilage, and is responsible for movement and support of the body. Some common conditions that can affect the musculoskeletal system include, अब देखते हैं, जैसे हमने PVS की देखी हैं कौन कौन सी डिजीजेज हैं। इसमें हमने पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ पढ़ी है, इसके अलावा हमने डीप वेन थ्रोम्बोसिस पढ़ा है, इसके अलावा हमने रेनाउड्स डिजीज़ पढ़ी है। अब देखते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, टेंडनाइटिस हो सकता है। ओके, सो ऑस्टियोपोरोसिस
ओके, ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन्स जो हैं वीक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, और ये लीड किस चीज़ को करती हैं, ये लीड करती हैं फ्रैक्चर्स को। जब हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, बेसिकली इसके खुद के सिम्टम्स कोई नहीं आ रहे होते, बट जब बोन्स हमारी वीक हो जाती हैं और नियर टू वो ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं फ्रैक्चर के, अगर उसको ज़रा सी भी चोट लगती है तो वो फ्रैक्चर हो सकती है। और फ्रैक्चर होने की वजह से क्या होना है कि ऑब्वियसली फिर तो सिम्टम्स आने ही हैं, बट ओस्टियोपोरोसिस के ड्यूरिंग जब आपको भी कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ तो उस टाइम तक आपको किसी किस्म के सिम्टम्स जो हैं वो नहीं आएंगे। ओके, होता क्या है ऑस्टियोपोरोसिस में कि हमारी बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और टूटने वाली हो जाती हैं, मतलब बहुत भुरभुरी सी हो जाती हैं, और फिर लीड करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स को। किसी भी किस्म की कोई भी छोटी सी भी चोट होगी तो उसका ज़्यादा प्रोन होगा वो फ्रैक्चर के। ओके, आगे देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में नॉट कॉज एनी सिम्टम्स, ये कोई सिम्टम्स नहीं दे रहा अनटिल जब तक फ्रैक्चर नहीं हो रहा, उससे पहले इसने हमें कोई सिम्टम्स नहीं देने। उसके अलावा चलते हैं आर्थराइटिस पे, ए ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट कॉज इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू जॉइंट्स लीड टू जॉइंट्स। अब इसमें क्या होता है, आर्थराइटिस में हमारे जॉइंट्स को जो है ना वो इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो गई है, उसकी वजह से वो डैमेज हो गए हैं। अब ये क्या लीड कर रहे हैं, ये लीड कर रहे हैं पेन को, स्टिफनेस को, आरएम को रिड्यूस कर दिया है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे वो लीड कर रहा है पेन को, और साथ में पेन को वो लीड कर रहा है, स्टिफनेस को लीड कर रहा है, और इसके साथ साथ वो कर रहा है हमारी रेंज ऑफ मोशन को रिड्यूस कर रहा है। अब बेसिकली होता क्या है इसमें, ओके, अब बेसिकली होता क्या है इसमें कि जब जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होना है कि वहाँ पे पेन होनी है, स्टिफनेस होनी है, और आरओएम रिड्यूस हो जाना है। कॉमन टाइप्स जो आर्थराइटिस की होती हैं वो है ओस्टियोआर्थराइटिस, जो हमने पहले पढ़ा, जिसमें हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। दूसरा जिसकी वजह से हो रहा है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अब रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, which means that your immune system attacks healthy cells in your body by mistake, causing inflammation, painful swelling। अब होना क्या है रिमोटाइड आर्थराइटिस में कि ये ऑटोइम्यून और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसने करना क्या है, इसने आपके इम्यून सिस्टम को अटैक कर देना और हेल्दी सेल्स जो हैं आपकी बॉडी के उनको अटैक कर देना मिस्टेकनली। उसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेन हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है। आगे चलते हैं टेंडनाइटिस। टेंडन हमारी जो बोन है, टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, यूजली ड्यू टू ओवर यूज और इंजरी। यूजुअली ये किस वजह से होती है, ओवर यूज़ और इंजरी। अब ओवर यूज़ कौन कर सकते हैं, एथलीट्स कर सकते हैं। उसके अलावा इंजरी की वजह से हो सकती है टेंडनाइटिस, उसमें स्वेलिंग हो सकती है। सिम्टम्स अगर इसमें भी देखें, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ गई वहाँ पे पेन तो ऑब्वियसली, और स्वेलिंग हो जाएगी एंड आरओएम रिड्यूस हो जाएगा इन द अफेक्टेड जॉइंट। ओके, सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिस्ट द चेंज इन पेरिफेरल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस में जो पीवीएस में और एमएस में जो चेंजेस आ रही हैं, हम उनको हाईलाइट करके देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें डिक्रीज़ होती हैं। सो सबसे पहले इसमें आ जाता है डिक्रीज बोन डेंसिटी। इसके अलावा जॉइंट स्टिफनेस होती है, और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है जॉइंट्स की वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा डिक्रीज्ड बैलेंस, इसके अलावा इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, और डिक्रीज कोऑर्डिनेशन होती है, और मसल एंड जॉइंट पेन ये कॉमनली हो सकती है। सो इसको अब डिस्कस करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। विथ एज बोन्स बिकम लेस डेंस एंड आर प्रोन टू फ्रैक्चर्स एंड ब्रेक। बेसिकली होता क्या है कि एज के साथ हमारी बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं फ्रैक्चर्स के और ब्रेकेज के। जॉइंट स्टिफनेस में क्या होता है, एजिंग प्रोसेस में हमारे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं ड्यू टू वियर एंड टियर ऑन द कार्टिलेज दैट कुशन्स देम। कार्टिलेज जो हमें कुशन अफेक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें वियर और टियर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें हमारे जो जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। आगे चलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज विथ एज, मेकिंग इट हार्डर टू मूव अराउंड एंड परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी एजिंग प्रोसेस में डिक्रीज़ हो जाती है, और वो हार्डर हो जाती हैं, और उसकी वजह से पेशेंट क्या होता है वो अनेबल टू मूव होता है और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाता।
अब ओल्ड एज पेशेंट्स का हमेशा बैलेंस जो है वो कम हो जाता है, लूज़ हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वो होता किस तरह है, द एबिलिटीज़, उनकी बॉडी में एबिलिटी कम होती है कि वो अपने बैलेंस को मेंटेन रखें, लेस एफिशिएंट हो जाते हैं, व्हिच व्हिच कैन इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ फॉल्स एंड इंजरीज़। उसकी वजह से क्या होता है, फॉल्स हो सकती हैं और इंजरीज़ हो सकती हैं। आगे चलते हैं, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हमने पहले भी देखा है कि बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। उनमें कॉमन कंडीशन होती है कि जो ओल्डर एडल्ट्स में होती हैं, एजिंग प्रोसेस में होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बोन्स जो हैं, कार्टिलेज जो हैं वो ब्रेक डाउन हो सकती हैं। लीड किस चीज़ को ये चीज़ करती है, पेन, स्टिफनेस और डिक्रीज्ड आरओएम को। स्लो रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं। हमारा जो ओल्ड एज पेशेंट है या फिर एजिंग प्रोसेस है जो, उसमें क्या होता है कि हमारे रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। Aging can cause a delay in the body's reflexes, making it harder to react quickly to changes in the environment। ताकि वो बेसिकली होता क्या है कि उनके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं और उनका जो है वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ जो है मैच या कैचअप करना जो है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। उसके अलावा डिक्रीज़ हो जाती है उनकी कोऑर्डिनेशन, जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स कैन बिकम मोर चैलेंजिंग। उनके लिए अपनी जो है ना मसल्स को वो एक साथ वर्क करवाना या उनमें ये एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा आ जाता है मसल एंड जॉइंट पेन। हियर इन आवर एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा जो है ना ओल्ड एज इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि उनको मसल एंड जॉइंट पेन रहती है और एजिंग प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये किसके रिजल्ट बनता है, या तो ये किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है या किसी किस्म की इंजरी है, इसके अलावा कोई वियर टियर ओवर टाइम, इन सारी चीज़ों को मिला के एजिंग प्रोसेस में ये उनको अफेक्ट करनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दीज चेंजेस इन द पीवीएस एंड एमएस आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस। ये जो चेंजेस हम लोगों ने पढ़ी है पीवीएस और एमएस में, ये एक नॉर्मल पार्ट होता है एजिंग प्रोसेस में, बट दे कैन बी मैनेज्ड। बट हम मैनेज कर सकते हैं थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट एंड अदर लाइफस्टाइल चॉइसेस। हमने क्या करना है, जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें डिक्रीज़ हो जाता है, उसकी मसल टोन डिक्रीज़ हो जाती है, कोऑर्डिनेशन डिक्रीज़ हो जाती है, मसल एंड जॉइंट पेन होती है। ये जो सारी चीज़ें हैं हम इन सबको हैंडल कर सकते हैं, हम इन सबको मैनेज कर सकते हैं। किसके ज़रिए हम कर सकते हैं, एक्सरसाइज के ज़रिए कर सकते हैं, हेल्दी डाइट के ज़रिए कर सकते हैं और अदर लाइफस्टाइल चॉइसेस के ज़रिए कर सकते हैं। जब शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइट और एक्सरसाइज की वजह से हम इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इनमें ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको हमने किस तरह हैंडल करना है। बिकॉज़ जब हम इनिशियल स्टेज पे कोई भी जो है ना डिज़ीज़ या कोई भी चीज़ जो है वो डायग्नोस कर लें, तो हमें ज़्यादा आसानी होती है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। ओके, सो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। पीवीएस को जब असेस करना हो तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन उसमें कौन सी आ जाती हैं। इसमें 4 किस्म की चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं। इंस्पेक्शन भी हम लोग कर रहे हैं, पैल्पेशन भी करते हैं और ऑस्कल्टेशन भी करते हैं। उसके बाद स्पेशल मैन्योवर्स टेस्ट हैं, वो हम लोग देखेंगे कि उनको किस तरह परफॉर्म करना है और पेशेंट को किस तरह हम लोगों ने जो है ना वो असेस करना है। सबसे पहले चलते हैं इंस्पेक्शन पे। अब इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन में हम लोगों ने सिर्फ देखना होता है कि उसके मसल्स में किसी किस्म का ट्रॉमा तो नहीं है, कोई स्कार नहीं है प्रीवियस सर्जरी का, मसल वेस्टिंग, मसल एसिमेट्रिकल तो नहीं है, एडिमा स्वेलिंग तो नहीं है, इसके अलावा इतना रेडनेस तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमने इंस्पेक्शन के ज़रिए देखना है। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई अल्सर्स हैं या हेयर एब्सेंट हैं या बहुत ज़्यादा हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब शाइनी स्किन होगी तो वो सीन इन पीवीटी, पीवीटी में जो है ना वो स्किन जो है वो शाइनी होगी। इसके अलावा लिपोडर्मेटोसेक्लोसिस कहते हैं, लाइपोडर्मेटोसेक्लोसिस कहते हैं कि जो फैट लेयर होती है हमारी स्किन में, उस पे जब स्वेलिंग होती है तो उसको हम लोग लाइपोडर्मेटोसेक्लोसिस कहते हैं। इसके अलावा हीमोसिडेरिन डिपॉजिट हो जाता है, जो है हमारा आयरन, ओके, जो हमारे आयरन और ब्लड की जो ब्रेकडाउन होती है उसको कहते हैं। अब अगर अल्सर्स देखे जाएँ तो आर्टीरियल अल्सर टेंड टू बी ऑन द बॉर्डर साइड्स ऑफ द फुट, न्यूरोपैथिक अल्सर्स हो सकते हैं ऑन द प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट, वीनस अल्सर tend to be on the medial aspects of the leg superior to the medial malleolus। होना क्या है कि या तो जितनी भी इंस्पेक्शन में हम लोग चीज़ें देख रहे हैं उसका कॉन्टोर, एसिमेट्री, इसके अलावा हम अल्सर्स को जज कर सकते हैं, उसके प्लांटर सरफेस पे कोई अल्सर्स होंगे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा उसके किसी किस्म की जो है ना सुपीरियर टू द मीडियल मेडियोलस, वहाँ पे भी अल्सर जो है हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब उसने एक पॉइंट हमें बताया कि हेयर जो है वो एब्सेंट होते हैं पीवीडी में, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ में। इसके अलावा शाइनी स्किन होती है पीवीडी में। ओके, शाइनी स्किन होती है पीवीडी में, लिपोडर्मेटोसेक्लोसिस में और हीमोस्टेरिन डिपॉजिट में। इन चीज़ों में जहाँ कहीं इन्फ्लेमेशन है, फैट्स हैं ज़्यादा, वहाँ पे हमें स्किन जो है वो शाइनी नज़र आएगी।
ओके, पैल्पेशन के ज़रिए हम कौन सी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? इसमें हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर, कूल, सजेस्ट पुअर सर्कुलेशन। अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो कूल है, वो ठंडा है, तो इट्स मीन कि पुअर सर्कुलेशन हुई हुई है। साइड्स शुड बी कंपेयर्ड, और हमने क्या करना है, दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। पिटिंग एडीमा शुड बी टेस्टेड फॉर डिपेंडेंट लोकेशंस। पिटिंग एडीमा हम लोग असेस करेंगे जो डिपेंडेंट लोकेशंस हैं। इसके अलावा हम लोग डोर्सम ऑफ फुट का डोर्सम हिस्सा जो है उसको असेस करेंगे। इफ़ प्रेजेंट देन ऑन द शिन्स। अगर वहाँ पे डोर्सम ऑफ फुट पे हमारा एडीमा जो है वो प्रेजेंट है, फिर हम शिन्स पे, टेंडन के साथ जो है वो एक बोन होती है जिसको कहते हैं शिन्स। इसके अलावा आगे देखते हैं, इफ़ द पेशेंट हैज़ बीन इन बेड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बेड पे ही है, तो वन शुड चेक द सेक्रम। पहले वो कहता है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें सिर्फ ये करना है कि उसका एडीमा चेक करना है। कहाँ पे करना है? उसके डोर्सम फुट पे। अगर वहाँ पे एडीमा प्रेजेंट है तो हमें चले जाना है शिन्स पे। अब उसने कहा है कि अगर पेशेंट जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म जो है वो बेड पे ही है, लॉन्ग टर्म बेड पे हमारा पेशेंट है, तो क्या हमने करना है, वन शुड चेक द सेक्रम, फिर सेक्रम को भी चेक करना है। उसके अलावा कैपिलरी रीफिल टेस्ट शुड बी लेस देन 3 सेकेंड्स। हम लोगों ने कैपिलरी रीफिल टेस्ट जो है उसको परफॉर्म करना है, जिसमें हम लोगों ने प्रेशर देना होता है अपनी फिंगर पे, अपने नेल पे प्रेशर देने के बाद जब हमने उसको छोड़ना है 1 मिनट के बाद, तो 3 सेकेंड में अगर वो वापस रीफिल हो जाता है तो इट्स मीन कि वहाँ पे किसी किस्म का स्कीमिया नहीं है। ओके, ऑस्कल्टेशन में हमने क्या करना है, फॉर फीमोरल आर्टिब्यूट्स जो है फीमोरल आर्टिब्यूट्स, उनको लिसन करेंगे, उनको सुनेंगे। अब चलते हैं स्पेशल मैनोवर्स टेस्ट। इसमें सबसे पहले आ जाता है एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स टेस्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बर्गर्स टेस्ट, और इसके बाद आ जाता है ब्रोडी ट्रेंडिलन-बर्ग टेस्ट। अब इन टेस्ट को देखते हैं कि इसमें कौन सी पोजीशन हमने बनानी है और पेशेंट को किस तरह असेस करना है। हमने क्या करना है, एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स में हमने क्या करना है, असेस पीवीडी को हमने असेस करना है। अब उसने अगली बात ये कही है कि क्लासिफाइड आर्टरीज में ये टेस्ट जो है अनरिलायबल है। अब क्लासिफाइड आर्टरीज किन में होती हैं? ऑफन डायबिटिक पेशेंट्स में। सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि एंकल ब्रेकियल प्रेशर टेस्ट जो है, इसे हमने असेस क्या करना है, इसे हमने असेस करना है पीवीडी, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़। अब उसने दूसरी बात ये बताई है कि ये टेस्ट है अनरिलायबल। किस में अनरिलायबल है? क्लासिफाइड आर्टरीज में। और ये वाली आर्टरीज किस में पाई जाती हैं? डायबिटिक पेशेंट में, और दोज विद एक्सटेंसिव एडीमा। क्लासिफाइड आर्टरीज इन द काफ में, और इसके अलावा एक्सटेंसिव एडीमा में, जहाँ पे एडीमा ज़्यादा होगा वहाँ पे भी हम ये टेस्ट जो अप्लाई करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स हैं वो अनरिलायबल होंगे। इन विच केस टो प्रेशर और टो ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स शुड बी मेजर्ड टू एड इन द डायग्नोस। Venous refill with dependency should be less than 30 seconds. The vein should bulge outward within 30 seconds of elevation for 1 minute. इसमें भी हम लोगों ने बेसिकली एक टेस्ट जो है ये रिलेट कर रहा है वीनस रिफिल के साथ। जैसे हम लोगों ने इसमें भी प्रेशर देना है, प्रेशर देने के लिए 1 मिनट के लिए हमने प्रेशर देना है। फिर जैसे ही हमारी वेन जो है वो ब्लज आउट हो जाएगी 30 सेकेंड्स में, इट्स मीन वहाँ पे किसी किस्म का इस्कीमिया नहीं है। यहाँ तक हमने ये सीखा है कि जो एंकल ब्रेकियल प्रेशर जो है बेसिकली हमने उसे असेस क्या करना है, पीबीडी को। ये कितने अनरिलायबल होगा? क्लासिफाइड आर्टरीज में। क्लासिफाइड आर्टरीज किन में होती हैं? डायबिटिक पेशेंट में, एक्सटेंसिव एडीमा में। इन विच केस टो प्रेशर और टो ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स शुड बी मेजर टू एड इन द डायग्नोस। इसको हम मेजर कर सकते हैं, इस प्रेशर के जरिए हम मेजर कर सकते हैं और डायग्नोस बना सकते हैं। अब ये एक वीनस रिफिल डिपेंडेंसी टेस्ट है। जब 1 मिनट के लिए हम प्रेशर डालेंगे वेन्स पे, तो अगर वो 30 सेकेंड्स में ब्लज आउट हो जाती है, ब्लज आउटवर्ड की तरफ आ जाती है, तो इट्स मीन कि वहाँ सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल है, किसी किस्म का इस्कीमिया प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब बर्गर्स टेस्ट में देखते हैं क्या होता है। पेशेंट को हमने स्पाइन पोजीशन में लिटा देना है और उसकी लेग्स को हमने 45 डिग्री पे एलिवेट कर देना है फॉर 1 मिनट। पेशेंट को सबसे पहले स्पाइन पोजीशन में लिटा दिया, उसके सोर्स जो है उनको चेक कर लेना है, नॉर्मली वो पिंक होने हैं। अब हमने क्या करना है, उसकी लेग्स को एलिवेट करना है 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे 1 मिनट के लिए जब हमने एलिवेट करना है, 1 मिनट के लिए एलिवेट करने के बाद जब हमने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है उसकी सोल्स, अगर तो इफ़ देयर इज़ मार्क पेलर, अगर वो पेलर है या फिर इस्कीमिया शुड बी नोटेड, तो इट्स मीन कि पेशेंट जो है वहाँ पे कहीं पे उसको इस्कीमिया जो है, वहाँ पे उसको इस्कीमिया है। उसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लिटा दिया, सोर्स को चेक कर लिया, वो पिंक है, उसके बाद उसकी एलिवेट कर दी लेग्स को 45 डिग्री पे 1 मिनट के लिए, फिर ऑब्जर्व करना है सोर्स को। अगर वो पेलर है, इट्स मीन वहाँ पे इस्कीमिया शुड बी सस्पेक्टेड। ओके,
लास्ट टेस्ट है ब्रोडी ट्रेंडिलनबर्ग टेस्ट। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी ये सारे टेस्ट जो है ना ये एक हिसाब से रीफिल करने वाले टेस्ट हैं, जिसमें वेन्स रीफिल और आर्टरी कैपिलरी रीफिल, ताकि हम पेशेंट को चेक कर सकें कि उसको इस्कीमिया तो नहीं है या उसको किसी किस्म की जो है ना प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई क्लोट्स तो नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इस टेस्ट में स्पेसिफिक हम पहले एक लेग परफॉर्म करेंगे, फिर हम दूसरी पे परफॉर्म करेंगे। इसमें भी पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लटा दिया, वेन्स बाय मिल्किंग द लेग इन द डिस्टल टू प्रॉक्सिमल डायरेक्शंस। उनको हम लोग थोड़ा सा करेंगे, शेक कर देंगे डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। डिस्टल का मतलब होता है थोड़ा सा दूर और प्रॉक्सिमल का होता है थोड़ा सा नज़दीक। नाउ प्रेस योर थंब, सॉरी ये है डिस्टल जिसका मतलब होता है थोड़ा सा दूर, और प्रॉक्सिमल जो है नज़दीक। अब वो कहता है कि इसमें भी हमने प्रेशर ही अप्लाई करना है। वाइल यू मेंटेन प्रेशर इफ द लेग वेन्स नाउ रीफिल रैपिडली द इनकॉम्पिटेंस इज लोकेटेड बिलो द स्फीनोफीमोरल जंक्शन। जब हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो कह रहा है कि जब वो रीफिल हो जाएगा पेशेंट को हमने स्टैंड अप कर देना है। और उसके अलावा जब हमने देखना, पहले हम लोगों ने क्या करना है, थंब ओवर द स्फीनोफीमोरल जंक्शन एंड आस्क टू स्टैंड। हमने उस पर प्रेशर अप्लाई कर देना है और पेशेंट से कहना है कि वो खड़ा हो जाए। पहले स्पाइन पोजीशन में लेटाया, स्फीनोफीमोरल जंक्शन पे हमने प्रेशर डाला, प्रेशर डालने के बाद पेशेंट से कहना है वो स्टैंड हो जाए। प्रेशर हमने मेंटेन रखना है, और अगर तो उसकी वेन्स हैं वो फॉरन रैपिडली रीफिल हो गए, इट्स मीन देयर इज नो इस्कीमिया। दिस टेस्ट कैन बी रिपीटेड यूजिंग प्रेशर एट एनी पॉइंट अलोंग द लेग अंटिल द इनकॉम्पिटेंस हैज बीन मैप्ड आउट। हमने क्या करना है, ये टेस्ट जो है हम रिपीट करेंगे दूसरी लेग पे, पहले एक पे परफॉर्म करना है फिर दूसरी पे परफॉर्म करना है। और इसके साथ हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको कोई इस्कीमिया नहीं है, कोई भी उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और उसकी जो पीवीएस और एमएस की जो है ना वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसकी असेसमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।